यदि आप पश्चिमी चंपारण देखेंगे, आप बक्सर देखेंगे, आप नवादा देखेंगे, तो आप काराकाट देखेंगे, तो जो कभी आपके शुभचिंतक थे, वही अब आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो इसको लेकर नहीं, क्या कहाँ पर बक्सर में कहाँ कोई हमारे जैसे मर गिला? बक्सर में आनंद मिश्रा आनंद बीजेपी मिश्रा, के एक मिनट, एक मिनट। वो हाँ, दावेदार थे। दावे बीजेपी के कभी दावेदार नहीं थे वो। बीजेपी में कभी थे भी नहीं वो, और उन्होंने कभी भी ऑफिशियली भाजपा का किसी भी प्रकार की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। पश्चिमी चंपारण को लेकर कहा क्या कहेंगे, जहां मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच जा रहे, भीड़ भी हो रही है। कौन अब है वोट मनीष? में कितना तब्दील होगा ये मैं नहीं जानता। कौन है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है हाँ, जो आपके कई नेताओं के साथ देखे गए हैं। तो मनोज तिवारी जी के साथ, मनोज जैसे तिवारी उनके घर भी गए थे। उससे उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छा चलिए, मनीष कश्यप को तो, लेकिन आपके ऑफिशियल तो पवन सिंह थे, सदस्य भी थे, उनको आसनसोल से टिकट भी दिया गया था। अब वे काराकाट से चुनावी मैदान में कूदे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो मुश्किल करेंगे। और आरोप भी ये लग रहा है कि बीजेपी ही उनको खड़ा करा सकती है, जिस तरह से चिराग पासवान को 20 में उपयोग किया था उपेंद्र कुशवाहा का कद कमजोर करने के लिए। ये विपक्षी का आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसको जो बुझाता है उतना कहता है। नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। हमारे साथ हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी। बिहार में चुनाव है, लोकसभा के 40 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है और इस मुकाबले के बीच आज संतोष पाठक जी से जानेंगे कि बीजेपी ने क्या तैयारियां किए हैं ये पूरे 40 लोकसभा क्षेत्रों पर, क्योंकि कई सीटों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के ही जो शुभचिंतक हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वे चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां के लिए क्या रणनीति है? संतोष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संतोष जी, देखने में आ रहा है कि कई सीट ऐसे हैं, बिहार के महत्वपूर्ण सीट, जहां पे आप ही के लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो इन सीटों पे आपकी रणनीति क्या है? नहीं, हमारे किसी भी सीट पर किसी भी प्रकार के बागी को खड़ा होने का तो कहीं कोई स्थिति तो दिखाई नहीं देता। देखिए, क्या है कि चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं, और अभी देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मोदी जी को छोड़कर देश में दूसरा नेता है कौन। सबसे बड़ा विषय यह है कि देश की जनता तीसरी बार मोदी जी को क्यों चुने, और उसका उत्तर हम लोगों को देना है, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते, प्रवक्ता के नाते। मैं स्पष्ट तौर पर यह बात कह सकता हूं, और हमें इस बात की खुशी है कि जिस वैचारिक अधिष्ठान को लेकर हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी, जब दीनदयाल जी ने यह विषय कहा था कि जो समाज का अंतिम वर्ग का जो व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर वर्ग का जो व्यक्ति है, उसका उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। अंत्योदय का नाम उन्होंने दिया था। उस अंत्योदय के सारे कार्यक्रमों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो मोदी जी की सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से और बहुत सारगर्भिता से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कोरोना के एक प्रकार से कह सकते हैं कि अप्रिय कालखंड में जब लोगों के सामने भोजन की चुनौती थी, तब मात्र 3 महीने के एक्सरसाइज में देश के 80 करोड़ लोगों तक हम लोगों ने भोजन पहुंचाया है। ये तो मामला है, और इसी पर तो कहा जा रहा है कि आ रहे हैं मोदी जी फिर से। लेकिन यदि आप पश्चिमी चंपारण देखेंगे, आप बक्सर देखेंगे, आप नवादा देखेंगे, तो आप काराकाट देखेंगे, तो जो कभी आपके शुभचिंतक थे, वही अब आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो इसको लेकर नहीं, क्या कहाँ पर बक्सर में कहाँ कोई हमारे जैसे बक्सर में आनंद मिश्रा आनंद बीजेपी मिश्रा, के एक मिनट, दावेदार थे। बीजेपी के कभी दावेदार नहीं थे वो। बीजेपी में कभी थे भी नहीं वो, और उन्होंने कभी भी ऑफिशियली भाजपा का किसी भी प्रकार की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। वो स्वतः स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं ना, कि हम अपने आप को उम्मीदवार मान लिए, तो वो उस प्रकार के उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी पलक बिछाकर उनके इंतजार में बैठी है, वो आएंगे और भाजपा उनको टिकट देगी, सांसद बनाएगी, केंद्र में मंत्री बना देगी, आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बना देगी। तो इस प्रकार के सपने कभी भाजपा में पूरे नहीं होते। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है क्या कभी? हमारे ऑफिशियल पैनल में कभी उनका नाम था नहीं, और न आने वाले समय में रहने वाला है। पश्चिमी चंपारण को लेकर कहा क्या कहेंगे, जहां मनीष कश्यप
चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, भीड़ भी हो रही है। कौन अब है वोट मनीष? में कितना तब्दील होगा ये मैं नहीं जानता। कौन है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है हाँ। जो आपके कई नेताओं के साथ देखे गए हैं। तो मनोज तिवारी जी के साथ, मनोज जैसे तिवारी उनके घर भी गए थे। उससे उससे क्या फर्क पड़ जाता है? यूट्यूबर थे, उनका काम था खबर चलाना, अब वो नेता बन गए। आप अपने काम के साथ आपने न्याय नहीं किया है, समाज क्या इसको अवलोकन नहीं करेगा? आपने एक माइक पकड़ा और लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया, इसलिए आपके समाज में स्वीकार्यता बनी। आपको नेता बनने के लिए किसने कह दिया भाई? नेतागिरी करना और जनता के जुड़ाव, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना और सदन में उठाना और जनता के बीच में रहकर उठाना, वो काम तो मनीष जी ने कभी किया नहीं। और मनीष जी भी कभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सदस्य नहीं है, तो हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मैं ये नहीं जानता। लेकिन मनीष जी की इतनी हैसियत नहीं है कि 2000 भी वोट तो समाज का ले सके, क्योंकि जनता ने जिस काम के लिए आपको सराहा था वो काम छोड़कर आप दूसरे काम में कूद गए हैं। और जनता को आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। 2020 में भी चुनाव लड़े थे ना विधानसभा का, वो कहाँ थे? अच्छा चलिए, मनीष कश्यप को तो, लेकिन आपके ऑफिशियल तो पवन सिंह थे, सदस्य भी थे, उनको आसनसोल से टिकट भी दिया गया था। अब वे काराकाट से चुनावी मैदान में कूदे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो मुश्किल करेंगे। और आरोप भी ये लग रहा है कि बीजेपी ही उनको खड़ा करा सकती है, जिस तरह से चिराग पासवान को 20 में उपयोग किया था उपेंद्र कुशवाहा का कद कमजोर करने के लिए। ये विपक्षी का आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसको जो बुझाता है उतना कहता है। अभी मैं ये तीसरा चौथा इंटरव्यू सुबह से कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर जनता के बीच से घूम कर आए, उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई सब लोगों ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस नाते वोट देना। कैंडिडेट कौन है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। आज के समय पार्टी ने ही चयन करके ये व्यवस्था बनाई। लेकिन पवन सिंह की व्यक्तिगत हैसियत क्या है? उनको जब पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया तो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने सामने आकर खुद मना किया कि मैं चुनाव वहां पर लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। तो उन्होंने खुद अपना टिकट छोड़ा। वो कहीं से चुनाव नॉमिनेशन भरने, उससे होता है कोई फर्क पड़ता है इससे? जी, देश में जनता आज के समय पर क्या इतनी कम जागरूक है कि वो किसी को भी अपना समर्थन दे देगी, अपना वोट दे देगी? आज के समय पर एक भी वोट समाज में कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसके पास ठीक से हो सकता है कि जीवन यापन करने के अवसर भी उपलब्ध ना हो, साधन भी उपलब्ध ना हो, लेकिन वो वोट अपना बर्बाद नहीं करता है। क्या हो जाएगा वो अगर नॉमिनेशन अगर भर देते हैं काराकाट से? तो क्या नाम है, पवन सिंह ना, अगर वो भर देंगे नॉमिनेशन तो क्या हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ना है? मैंने उनको लगता होगा कि मेरे समाज के लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यही लगता है। और हाँ, तो ये कहा भी जा रहा है। ऐसा लगने से ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको मैं स्पष्टता से बता देता हूँ। देखिए, बिहार में मुद्दा क्या है? तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के जंगल राज से मुक्ति, सबसे बड़ा अभियान यही। और इसी अभियान के पक्ष में और विपक्ष में वोट पड़ना है। और बिहार के, मैं एक बात और बता देता हूं जो तथ्यात्मक विषय है, 2005 के बाद से लालू यादव एंड कंपनी को बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। उनकी जब भी स्वीकार्यता बनी भी तो 2 बार नीतीश जी की वजह से बन गई। व्यक्तिगत स्वीकार्यता कहां थी उनकी? जब 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट से पास करके दे रहे थे तब तो जनता ने नौकरी लिया ही नहीं उनसे। अब कौन इनको पूछ रहा है भाई? अब एक बात ये देखिए कि लालू जी ने इस बार दाव चला है। लौकुश वोट जो आपका समीकरण में जाता है उस पर उन्होंने सेंधमारी की है। कुशवाहा वोटरों को लुभाने के लिए अधिक से अधिक सीटों पर उन्होंने कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो इसका क्या रणनीति मैं है आपको आपका? स्पष्टता से लालू यादव के साथ यादव क्यों जुड़े थे? क्योंकि लालू जी 40 सीटों में, जब 40 कभी लड़ाते होंगे तो 40 में 30 सीट पर अकेले यादव लड़ाते थे ना? लड़ते थे कि नहीं लड़ाते थे? 40 पे 30 तो नहीं लगाते थे, 30 नहीं, लेकिन 25 हाँ 25 तो लड़ाते होंगे। 25 सीट पर यादव लड़ाते थे। ज्यादा तो से ज्यादा संख्या में। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसी नाते इस बार भी 9 लोगों को दिए हैं, जिसमें 2 उनके घर के परिवार के। तो परिवार जो टिकट परिवार में चला गया, वहां का यादव क्या अंडा देगा? क्या करेगा? घर में सोया रहेगा? मूल विषय ये है कि अब जो औरंगाबाद के यादव हैं, लालू यादव की पार्टी से जुड़े हुए जो औरंगाबाद के यादव हैं, अगर वहां पर इन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया तो यादव क्या करेगा? लालू यादव जी का माला जपेगा कि वो भी अपना कोई रास्ता देखेगा आगे का? ऐसा होगा नहीं। देखिए, मैं एक बात स्पष्टता से बता देता हूँ, समाज का हर वर्ग
आज के डेट में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। मुझे ऐसा दिन याद है जिस दिन रामलला जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को। ऐसा कोई हिंदू का घर नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके घर में 25 दिए नहीं जल रहे थे, सबके घर में दिए जल रहे थे। और ये लालू यादव जी के विरोध की वजह से इतने वर्षों तक, आजादी के बाद पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर का अभियान लटका हुआ था। यादव समाज रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहा है? कुशवाहा तो उनका वंशज ही है। कुशवाहा समाज, लौकुश का जो वंशज है, वो तो राम जी के परिवार से ही बढ़े हुए लोग, उन्हीं के वंशज है ना। उनको नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे कुल का इतना बड़ा दीपक, जो भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, उसके मंदिर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। तो उनके लिए हम लोग जब अपने घरों में 25 दिए जला रहे हैं, तो उनके नाम पर एक वोट देंगे। तो 40 में कितना पाएंगे? 40 में 40, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं। पिछले बार 39 था। हाँ, पिछले बार 39 गलती से रह गया था। इस बार 40 में 40, वो इसलिए क्योंकि बिहार की हर एक जनता के पास मोदी जी के किए हुए काम का एक प्रकार से सर्टिफिकेट है। सबको मालूम है कि मोदी जी ने हमको ये दिया, ये दिया, ये दिया। आज के डेट में समाज का जो सबसे कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, वो भी कोरोना का टीका मुफ्त में लिए हैं कि नहीं? और जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, उसको खाना, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, हर प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बिहार में अकेले पिछले 3 महीने की सरकार, जब से एनडीए की सरकार बनी है, और हम लोगों ने ये तय किया कि राशन कार्ड जिसके पास है उसको आयुष्मान का लाभ देंगे। आपको मालूम है पिछले 30 दिनों में, मतलब जब से ये घोषणा भी हो गई आचार संहिता का, उसके बावजूद अभी तक 1,42,00,000 लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना कर दिया, जिन सभी लोगों का 5-5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होना है। तो किसको नहीं चाहिए? आज के डेट में अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी रईस खानदान हो, 5 लाख रुपए का इलाज कराने में उसको नानी याद आ जाती। अब सब मोदी जी जब मुफ्त में दे रहे हैं और उनको आवश्यकता है इस नाते दे रहे हैं, तो इसको कौन खत्म करना चाहेगा? स्वाभाविक है कि देश में सभी लोगों को मोदी जी की नीतियों का लाभ मिला है, और पूरे भारत के राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम कोई जाति आधारित पार्टी नहीं है, हम कोई धर्म आधारित पार्टी नहीं है। अटल जी की सरकार हो, विभिन्न राज्यों में चुनी हुई अलग अलग प्रकार की सरकारें हों, और यार नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमारी उपस्थिति समाज में सिर्फ इसलिए दर्ज होती है क्योंकि हम लोग सामान्य जनता के लिए काम करते हैं। तो चलिए, 40 सीटों पर उम्मीदवार चाहे जो हो, लड़ाई मोदी जी संभाल रहे हैं, क्योंकि मोदी का मैजिक जो है वो बिहार के चुनाव पर सर चढ़कर बोलेगा। बीजेपी के नेताओं का ये दावा है, और इसी को रणनीति बनाकर बीजेपी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।